हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का चैप्टर नंबर 4 है बृहस्पति एंशिएंट एंड मेडाइवल पॉलिटिकल थॉट का। तो आपको पता है ये जो हम इसके जो चैप्टर्स है वो कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं। तो इस चैप्टर में है बृहस्पति, शासन कला, न्याय और अंतर्राज्य संबंध। उन्होंने किस तरह से राज्य की उत्पत्ति, शासन कला और उनके बारे में बताया, ये पढ़ने वाले हैं हम इसमें। तो पूरा जो परिचय वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि विदित है कि वैदिक पौराणिक कथाओं में बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, जैसे कि देवगुरु पवित्र ज्ञान, आकर्षण, भजन और समारोह के स्वामी हैं। साथ ही साथ असुरों के साथ संघर्ष में इंद्र के बुद्धिमान सलाहकार भी हैं। तो बृहस्पति कौन है, उनका एक वो बताया। तो इन्होंने पौराणिक कथाओं में गुरु के जो ये देवता हैं बृहस्पति, उनके ज्ञान, आकर्षण, भजन, समारोह के स्वामी हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है ना, जो हमारे इंद्रदेव है ना, उनके जो है सलाहकार हैं, बुद्धिमान सलाहकार हैं इंद्रदेव के। और ये देवों के गुरु भी हैं, जबकि उनके विरोधी दानव के गुरु शुक्राचार्य हैं। और इनका जो दुश्मन है या फिर जो भी इनके विरोधी हैं वो शुक्राचार्य जी हैं। और वो दानवों के गुरु हैं और ये हैं देवों के गुरु। ठीक है। तो महाभारत के कुछ साक्ष्यों में यह ज्ञात होता है कि ऋषि बृहस्पति अग्नि रस के पुत्र थे तथा कई पुराणों में उनको अग्नि देवता के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें देवताओं के प्रशिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। कितने सारे तरह के नाम हो गए। महाभारत से पता चलता है कि ये जो अग्नि रस के पुत्र थे, फिर कुछ पुराणों से पता चलता है कि अग्नि देवता के पुत्र थे। कुछ बोलते हैं कि ये देवताओं के प्रशिक्षक भी थे, मतलब देवताओं को सिखाते थे, टीचर टाइप प्रशिक्षक वो होता है। यद्यपि परंपरा और वैदिक साहित्य के अनुसार बृहस्पति नाम पर दो पुस्तकें, हमें बृहस्पति नाम पर सिर्फ दो पुस्तकें मिलती हैं। वो देखा जाए तो एक है बृहस्पति सूत्र और एक बृहस्पति स्मृति, दो दो पुस्तक में मिलती है हमें। ठीक है। निसंदेह बृहस्पति राजनीति के एक प्रसिद्ध प्रशिक्षक थे, क्योंकि व्यास और कौटिल्य सहित भारतीय राजनीति के लगभग सभी प्राचीन लेखकों ने उन्हें राज्य कला के एक महान विशेषज्ञ के रूप में संदर्भित किया है। मतलब ये बोलते हैं कि निसंदेह जो इनके जो राजनीतिक विचार थे वो बहुत उत्तम थे, क्योंकि जो हमारे पास और गुरु है ना, व्यास हो गया, कौटिल्य, मनु, ये जो होते हैं, उनमें भी जो है ना बृहस्पति के बारे में लेखकों में मिलता है। हमें उनके भी बारे में उनके लेखकों में बताया गया है, उनकी राज्य कला को बताया गया है उदाहरण के साथ। जैसे कि इनकी राज्य कला में उनके उदाहरण दिए गए हैं कुछ उस तरह से। तो इसमें एक ऐसा समाज जहाँ सद्भाव एवं सहयोग कायम था, वहाँ पर सब कुछ अच्छा था। हालांकि इसके पतन में दो कारक ने योगदान दिया। तो इन्होंने भी एक ऐसी समाज की वो है कल्पना की है जो सब कुछ अच्छा था। कल्पना नहीं बोलेंगे, ये बता रहे हैं सीधा। जो सब कुछ अच्छा था, सब अच्छे से रहते थे, पर उस समाज के पतन के दो कारण थे जिससे कि शासन लाना पड़ा, वरना सब कुछ तो ठीक चल ही रहा था। तो दो कारण थे। एक तो था लालच और अहंकार। अहंकार और लालच ने लोगों को जो है ना बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इससे ज्ञान, नैतिक सीमा और सामाजिक सहयोग बिल्कुल लुप्त हो चुके थे, और उसके कारण सारी नैतिकता का भाव, जितना भी भाईचारा था, सब कुछ गायब। ठीक है। तो जंगल के कानून के पक्ष में छोड़ दिया गया। तो जंगल का कानून जो होता है ना, जो शक्तिशाली होगा वही जीतेगा, बस वही वाला कानून, मत्स्य न्याय की तरह ही। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, अमीर गरीब को दबा देगा वो, जिससे सुनिश्चित किया गया कि शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर को पछाड़कर आगे की ओर निकल जाएगा। मत्स्य न्याय को दोहराया इन्होंने भी, बृहस्पति ने। उस समय कृषि, वाणिज्य और व्यापार अस्तित्वहीन थे, कुछ नहीं था। ये कृषि, वाणिज्य, ये सब कुछ नहीं बताया उन्होंने। ठीक है। इनका कोई अस्तित्व था ही नहीं उस टाइम पे, स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब राज्य से पहले की बात हो रही है। मनु और कौटिल्य जैसे सप्तांग सिद्धांत बृहस्पति के लेखन में भी, सब ने सप्तांग सिद्धांत दिए हैं, सब लेखकों ने। बृहस्पति ने, शुक्राचार्य ने, मनु ने, कौटिल्य ने, सब ने दिए। तो राज्य का क्या कर्तव्य, क्या क्या बताया गया है। बृहस्पति के मतानुसार लोग एकत्रित होते हैं और एक ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं जिससे अत्याचार की ऐसी स्थितियों से बचने के लिए पहले से ही स्वर्गीय लक्ष्यों का उपहार प्रदान किया गया है। ठीक है ना। इसमें बोला है कि वो सारे लोग इकट्ठे होकर चुनाव की तरह एक व्यक्ति का, एक राजा का चुनाव करेंगे। पहले के सिद्धांतकारों की भांति बृहस्पति राज्य को, समाज को नियंत्रण करने और सभी आर्थिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए
सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में देखते हैं। इन्होंने भी इनको सबसे ऊपर माना है, सबसे ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर कोई नहीं, वही माना है इनके ऊपर था ईश्वर सिर्फ, और ये ईश्वर के अंदर ही कार्य करते हैं और इनमें ईश्वर की शक्तियाँ विद्यमान है, ये यही मानते हैं सबके सब। इन्होंने भी राज्यों को सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। एक श्लोक में बृहस्पति ने बल देते हुए कहा है कि राजा राज्य के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी रखता है। इन्होंने एक श्लोक है इनकी बृहस्पति में, उन्होंने बताया कि जो सामाजिक ताना बाना है, मतलब जो जो भी कोऑर्डिनेशन को उनको बनाए रखने के लिए ना, इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, इनका प्राथमिक कर्तव्य है वो। बृहस्पति ने दावा किया है कि भगवान ने समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्यों को अपने समानता में बनाया, मतलब कि ईश्वर ने राजा को बनाया ताकि ताकि वो अपनी जो है, वो कहते हैं ना हर जगह भगवान नहीं हो सकता तो उन्होंने माँ बनाई है, उस तरह से ही है ये, हर तरफ ईश्वर नहीं हो सकता तो उन्होंने राजा को बनाया है अपने काम करने पाने के लिए, उस तरह से सेम भगवान ने अपनी योजनाओं में राज्यों को सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालने वाले लोगों को दंडित करने का और उन्होंने ना दंड देने का भी अधिकार दिया है। जो दुष्ट लोग होंगे, जो अपना काम सही से नहीं करेंगे, उनको दंड भी मिलेगा। बृहस्पति राज्य की दैवीय उत्पत्ति पर अधिक बल देते हैं, जो उन्हें शांति पर्व की तुलना में अत्यधिक शक्ति देता है। तो शांति पर्व जो है ना महाभारत में लिखा गया है और उसका राजनीतिक विषय में ना बहुत महत्व है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो बहुत महत्व है। तो ये उसी की तरह दैवीय उत्पत्ति पर बल देता है और शांति पर्व से थोड़ा सा अधिक शक्ति प्रदान कर देता है इसको, इसलिए। और ऐसा कोई भी कार्य जो राजा की अवज्ञा के विरुद्ध किया गया हो, वह कार्य ईश्वर के विरुद्ध है। उन्होंने भी इन्होंने भी ईश्वर के वो बता दिया इनको सम्मान। अगर तुम ऐसा कोई भी कार्य करते हो जो राजा के विरुद्ध है, तो इसका मतलब तुम ईश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, ईश्वर को चुनौती दे रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो। और राजा का चयन कैसे करते हैं? इनका सार्वजनिक चुनाव का विचार पुराने लेखों में मौजूद है, लेकिन बृहस्पति से कम महत्व देते हैं। जो चुनाव के जो विचार है ना और लेखकों में मिलते हैं कि कैसे चुनाव किया चाहिए, पर वो उनको महत्व नहीं देते। वो बोलते हैं ऐसे लोग, उन्होंने साफ बोला है कि ऐसे लोग जो एक दूसरे से लड़ते हैं, उनमें ईर्ष्या लालच का भाव है, उनमें ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं है, तो कैसे अपने बीच में से एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी को चुन के राजा बना सकते हैं? कैसे ही वो एक अच्छे इंसान का चयन कर पाएंगे जब वो खुद ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं? तो उन्होंने ना इसलिए वंशानुगत सिद्धांत को बरकरार रखा है कि उन्हीं के अंदर दैवीय गुण है और वही है, तो उन्हीं को ही राजा बनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम किसी अच्छे को चुन सको। इन्होंने सीधा यही बोला है। तो राजा की भूमिका केवल बल का उपयोग करके शासन करने के बजाय जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी होना चाहिए। तो बल तो दिया है, मतलब शक्ति तो दी है दंड देने की, पर इसका मतलब ये नहीं दंड दे के सारा काम कराया जाए, या जो भी है सिर्फ दंड चले। दंड के अलावा तुम्हारे कुछ कर्तव्य भी है, मतलब राजा के कुछ कर्तव्य भी है, जनता को खुश रखना, तो वो काम पहले होना चाहिए। तो राजा के जो 3 कर्तव्य हैं, 3 जिम्मेदारियां हैं, वो पहली है बाहरी खतरों के विरुद्ध जनता को संरक्षण प्रदान होना चाहिए, बाहरी खतरों के, चोर डकैतों के विरुद्ध, ठीक है ना, और अधिक शक्तिशाली के विरुद्ध, मतलब जो जिसको समाज में ज़्यादा शक्तिशाली है वही। मत्स्य न्याय को अब इन्होंने नकारा है, मतलब उन्होंने बोलता पहले की स्थिति ऐसी थी मत्स्य न्याय वाली, नकारा नहीं है, पहले की स्थिति ऐसी थी मत्स्य न्याय वाली, तो इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई, राजा का चयन किया गया। तो अब जो भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया वो दूसरों को दबा नहीं सकता है। और वन व्यवस्था के ही समर्थक थे, ठीक है, बृहस्पति वन व्यवस्था के भी समर्थक थे, वंशानुगत सिद्धांत के भी समर्थक थे, और इन्होंने भी फसल का छठा हिस्सा देने के लिए बात किया, मतलब फसल को छठा हिस्सा टैक्स के रूप में राजा को दे, ताकि वो आपकी रक्षा के लिए सेना और जो कार्य प्रणाली है उसको चला सके। तो फिर है मंत्री परिषद, इसके भी जो 7 अंग थे ना वो बताए गए हैं इसमें। तो उन 7 अंग में यही है राजा, तो इन 7 अंग में क्या है? राजा है, ठीक है, मंत्री परिषद है, राष्ट्रीय है, कोष है, खजाना, या वर्ता है, या फिर न्याय है, और है भ्रष्टाचार का प्रतिकार। ये 7 है, इन सातों को हमें पढ़ना है, इनमें थोड़े थोड़े से पॉइंट्स है वो समय में पता होना चाहिए, ताकि हम पेपर में कुछ तो लिख सकें। ऑब्वियस सी बात है, अच्छे नंबर चाहिए तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम मंत्री परिषद पढ़ेंगे। तो राजा सब कुछ स्वयं नहीं संभाल सकता, इसलिए सक्षम मंत्रियों और सहभागियों की आवश्यकता होनी चाहिए। अब वो सारा काम अकेले तो कर नहीं सकता, हमारे भी सिस्टम में बहुत सारे, कोई फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है, कोई होम मिनिस्टर होता है, कोई सब अलग अलग होता है ना, आपको पता है।
कोई वित्त मंत्री होता है, सब अलग अलग में वो है जो राज्य को अपने माता पिता का मानकर निर्देशों को पूरा करने के लिए संपूर्ण शक्ति से अपना दायित्व करे। उसकी मंत्री परिषद कैसी होनी चाहिए, जो राज्यों को ना अपने मम्मी पापा के रूप में माने, और वो जो भी काम देना उसको अपनी पूरी श्रद्धा से, अपनी पूरी शक्ति बल के साथ पूरा करने का जो है ना वो कर सके। वो उसके मंत्री के गुण होने चाहिए। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो हम ना नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। छोटा सा ही है वैसे तो, उसको बाद में हम कवर करेंगे। आपको अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल